हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है कि एक प्लेन पर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो प्लेनेट जो है एक प्लेन पर मूव करते हैं, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो है आप बता सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे किसी बुक में एल भी लिखा होता है, किसी में जे। आपको जो सुटेबल लगे एंगुलर मोमेंटम को आप एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एल से, या कैपिटल जे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन आ प्लेन। तीसरा ये हो सकता है कि प्लेनेट जो है एक प्लेन में मूव करते हैं। प्लेनेट क्या करते हैं? एक प्लेन में मूव करते हैं। प्लेन का मतलब हो गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो सकता है, या वाई जेड एक्सेस हो सकता है, या जेड एक्स एक्सेस हो सकता है। इसे हम प्लेन बोलते हैं। तो किसी एक प्लेन में प्लेनेट मूव करते हैं, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इनर स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग। और आप ये भी बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन अ प्लेन। और तीसरी बात ये भी बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अंडर सेंट्रल फोर्स या इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल फोर्स के अंडर में क्या आते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है। क्लियर है? और उसके अंडर में हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। क्लियर है? तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका क्या होगा। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है? देखिए F इक्वल टू, ये सेंट्रल फोर्स होता है, F R इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसका मैग्नीट्यूड लिख दें। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? K बाई आर स्क्वायर, K बाई आर स्क्वायर। जरा एग्जाम्पल देखिए, F इक्वल टू क्या होता है? G कैपिटल M स्मॉल m आर स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट कर देंगे, K बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, K बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है? यूनिट डायरेक्शन है। इसको, ये क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स का फैमिलियर एग्जाम्पल जो है कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। तो हम इस फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा सेकंड लॉ पे? एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। और यहां पर ये यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, ये यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। एम की जगह पर अगर दो पार्टिकलों की या दो बॉडी की बात कर रहा हो, अगर टू मासेस बॉडी की बात करेगा तो वहां पर हम रिड्यूस मास यूज करेंगे। अगर टू बॉडी की बात करेगा तो वहां पर, अगर टू बॉडीज की हमें स्टडी करनी है, टू बॉडी की स्टडी, तो उनके दोनों के मास होंगे, तो वहां पर हम रिड्यूस मास करेंगे। तो एम को हम क्या करेंगे? एम इक्वल टू क्या कर देंगे? म्यू पुट कर देंगे, और इससे हम क्या नाम देंगे? रिड्यूस मास नाम देंगे। ये कैसा मास होगा? मास की जगह हम रिड्यूस मास पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू निकल कर आ गई यहां पर। एम की जगह म्यू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है? के बाई आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है। यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? इसको हमने सबसे पहले क्या किया? ये सेंट्रल फोर्स का फार्मूला लिखा। सेंट्रल फोर्स इक्वल टू किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस पर, एफ आर। और एफ आर क्या है यहाँ पर? के बाई आर स्क्वायर, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हैं।
अब न्यूटन के सेकंड के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ आर इक्वल टू क्या होगा, एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और एम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, रिड्यूस मास। अब हम टू बॉडी की बात कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक बॉडी फिक्स है दूसरी उसके अराउंड मूव कर रही, यानी प्लेटनरी सिस्टम भी हो गया इस जगह पर। अब देखिए ये फार्मूला आ गया, यहां पर म्यू को नीचे ले जाइए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और ये यहां पर आ जाए के बाई म्यू, यहां पर आर ऐसे लिख दीजिए, आर स्क्वायर है ना, हमने आर लिख दिया यहां पर, ये मैग्नीट्यूड है पोजीशन का, और ये यूनिट वेक्टर ऐसे हो जाएगा, और आर एक ऐसे हमने कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए डी, इसमें हम क्या करें, आर का मल्टीप्लाई कर दें, यानी पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर ये ऐसे क्रॉस डी टू, और ये कैसा है, पोजीशन वेक्टर है ये आर, यहाँ पर यहाँ वेक्टर लगा लीजिएगा सब में, ये वाला जो है वेक्टर, क्योंकि ये कैसा है, डायरेक्शन बेस्ड है, तो यहाँ पर ये डी टू आर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, इसमें आर का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। क्लियर है। इसका क्या कर दें, टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड, दोनों ओर हम क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। किसका, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इन इक्वेशन फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए इसका। तो कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कर दीजिए, ये इक्वल टू यहाँ पर के बाई, ये तो कांस्टेंट हो गया म्यू, के बाई म्यू आर, ये तो ये मैग्नीट्यूड है ना, और यहाँ लिख दीजिए आर क्रॉस, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर के होता है, तो ये हो जाएगा आर के, ये ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया निकल कर। अब देखिए ये तो आर क्रॉस आर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस सेम के लिए क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, आर डी बाई, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए डी, और इसको डी आर बाई डी टी कर दीजिए, ऐसे कर दिया यहां तक। अब देखिए डी बाई डी टी इस तरीके से लिखिए, और यहाँ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू जीरो आ गया। क्लियर है यहाँ तक समझ। इसको हम इक्वेशन क्या नाम दे दें, सेकंड दे दें, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब इसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, इक्वेशन सेकंड का क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन किसका, इक्वेशन सेकंड का, इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन लेने पे क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आर क्रॉस डी बाई डी टी, यहाँ ये आर ऐसे रहेगा, और यहाँ जीरो है, ये डी टी हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये तो डी, ये डी एक्स है कि नहीं, ये डी लिखा है, ये एक्स की तरीके मान लीजिए, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता, तो यहाँ पर क्या है, ये आर इंटीग्रेशन डी आर बाई डी टी, ये पूरा इतना एक्स की तरह हमने माना है, तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर क्रॉस डी आर बाई डी टी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या सी क्या है, कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ गई। और आर क्रॉस डी आर बाई डी टी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी की होता है, तो आर क्रॉस यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया।
आर क्रॉस वी इक्वल टू क्या निकाल दिया हमने, कांस्टेंट निकल आया। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू जे मास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर लिख दीजिए आर क्रॉस वी। ये देखिए आर क्रॉस वी बराबर क्या है, यहां पर कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट होता है, आर क्रॉस वी भी हो जाता है यहां पर। एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर क्रॉस वी, और आर क्रॉस वी क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी ये पूरा कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अंडर सेंट्रल फोर्स, या तो आप ये अंडर सेंट्रल फोर्स पूछा जाए तब भी आप यही तरीका करेंगे, आपसे ये पूछा जाए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इन अ प्लेन तब भी आप यही करके आएंगे। और दूसरी बात इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, अंडर इनवर्स लॉ में भी कंजर्व होता है, तो आप इस तरीके से आप 3 तरीके से इसको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आप ये करेंगे, ये तो मैंने आपका एग्जाम्पल लेके बताया था, फिर ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर ये करेंगे और इसके बाद ये देंगे। क्लियर है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।